गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज अपन सर्कुलर मोशन के क्वेश्चंस करने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स। तो पिछली क्लास में अपन ने कोनिकल पेंडुलम पढ़ा था, तो ये क्वेश्चन है जो कोनिकल पेंडुलम पे बेस्ड है। देखें यहाँ पे, व्हेन द स्ट्रिंग ऑफ ए कोनिकल पेंडुलम मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द वर्टिकल, इट्स टाइम पीरियड इज T1। ऐसे में टाइम पीरियड T1 है। व्हेन द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वर्टिकल, इट्स टाइम पीरियड इज T2। जब ऐसा हो जाता है तो टाइम पीरियड T2 हो जाता है। क्वेश्चन पूछा है कि देन, यहाँ पे कुछ छूट गया, T1 स्क्वायर बाई T2 स्क्वायर इज, ठीक है, यहाँ पे छपानी है T1 स्क्वायर बाई T2 स्क्वायर इज, ऐसा पूछा उसने। ठीक है, तो ट्राई करें। T1 स्क्वायर बाई T2 स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। चलिए देखते हैं अपन करके। तुम ट्राई कर रहे हो तो तुम कर लो, नहीं तो मैं करा देता हूँ। देखो, सबसे पहले 45 डिग्री पे जो है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर, ये पूछा इसने। तो देखो 45 डिग्री पे जो लगा है, इसके अंदर मान लो कि टेंशन है T1, ये T1। तो अपने को ऐसा पता है कि जब अपन इसके ऊपर डायग्राम बनाते हैं तो यहाँ नीचे की तरफ हम लगाते थे mg, ठीक है, ये थीटा था, ये थीटा है। तो इस टेंशन का एक कंपोनेंट ऊपर होता है, इट इज T1 cos थीटा। ठीक, बस इतना ही चाहिए अपने को। बाकी का एक कंपोनेंट इस साइड होता है T1 sin थीटा, जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होता है। उसका अभी फिलहाल कोई लेना देना नहीं इस क्वेश्चन में। दैट इज इक्वल टू FC, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स को इक्वेट करता है। तो T1 cos थीटा इज इक्वल टू mg, ये आया फॉर्मूला याद। तो जब T1 cos थीटा mg के बराबर है, तो पहली बार जो उसका एंगल है वो 45 डिग्री है। तो यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे, T1 cos 45 डिग्री इज इक्वल टू mg। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी बार ये एंगल बदल के कितना हो गया है, 60 डिग्री। तो इससे मिल जाएगा T2 cos 60 डिग्री इज इक्वल टू mg। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब उसको क्या चाहिए, T1 स्क्वायर बाई T2 स्क्वायर चाहिए। तो 1 को 2 से डिवाइड कर दो। क्या चाहिए उसको, देखो यहाँ पर T1 स्क्वायर बाई T2 स्क्वायर चाहिए ना, उसको ये चाहिए। तो हमने क्या किया, 1 को 2 से डिवाइड कर दिया। डिवाइड कर देने से mg कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो mg का झंझट ही नहीं रह जाएगा। तो ये कितना बचेगा, यहाँ पर डिवाइड करो। तो T1 अपॉन T2 इंटू cos 45 अपॉन cos 60 इज इक्वल टू mg अपॉन mg। ये mg कैंसिल होगा, ये उठ के उधर चला गया। इसका मतलब T1 cos 45 इज इक्वल टू T2 cos 60। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 45? 1/√2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 60? 1/2। क्रॉस ले लो, तो T1 बाई T2 इज इक्वल टू हो जाएगा √2/2। इसको अपन लिख सकते हैं T1 बाई T2 इज इक्वल टू √2 अपॉन √2 इंटू √2। एक √2 से एक √2 कैंसिल हो गया। तो T1 बाई T2 की वैल्यू आ गई, दैट इज 1/√2। स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ, स्क्वायरिंग दोनों तरफ। तो इससे मिलेगा T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, T1 स्क्वायर बाई T2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। तो ये इसका आंसर आ गया, 1/2 आएगा इसका आंसर। 1/2 का मतलब था 0.5, 0.5 का मतलब है ये वाला आंसर सही है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको, पॉज का बटन दबाएं, डायग्राम वाइग्राम सब बना लें। नीचे ले लूँ, चलो नीचे जा रहे हैं, दबाएं पॉज का बटन, और नीचे ले रहा हूं मैं। चलिए, क्लियर हो गया ना यहां तक? चलिए देखिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। ए हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस r इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस।
of symmetry which is kept vertical. A small ball is kept in a bowl, rotates with bowl without slipping on its surface. If the surface of the ball is smooth at the angle made by the radius through the ball with the vertical is theta है यहाँ पे, find the angular speed with which the ball is rotating. ये कल अपन ने एक्सपेरिमेंट करके देखा था. एक बाउल के अंदर जो है वो अपन इस तरीके से गोल गोल घुमा रहे थे, तो वो जो बॉल है वो यूँ करके ऐसे गोल घूम रही है, तो उसको पूछा है कि उसकी एंगुलर स्पीड क्या है. ठीक है, उसकी क्या पूछा है, एंगुलर स्पीड क्या है. तो सॉल्व करते हैं इसको. अपन ने कल तो प्रैक्टिकली करके देखा था. ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे वर्टिकल के साथ जो एंगल बना रहा है वो क्या है, थीटा है. ये थीटा लिखा है यहाँ पे, जस्ट थीटा. ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है. क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर एक हेमिस्फेरिकल बॉल बनानी है. तो हेमिस्फेरिकल बॉल बना देता हूँ मैं सबसे पहले. यहाँ से इसको यूं ज्वाइन करना पड़ेगा, तो ये हेमिस्फेरिकल बॉल बन गई. ठीक, अब इसके अंदर बिल्कुल बीच में यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींच दें, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया इसका, और ये इस तरीके से यहाँ से ऐसे रोटेट हो रही है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से. अब क्या कर रखा है उसने, यहाँ पे एक बॉल डाल रखी है, तो बॉल डाल रखी है तो बॉल डाल दो यहाँ पे, ये बॉल. अब जब ये बॉल यूँ डाल देते हैं तो इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है वो लगने लगता है, ये इसका मान लो सेंटर है इसका. ठीक है ना, ये वाला इसका सेंटर है, और इसकी जो रेडियस है वो यहाँ से यहाँ तक कैपिटल आर है. अब क्या करते हैं कि जब हम इसको इससे यूँ टच कर देते हैं ऐसे, तो ये वाली जगह पे इसका नॉर्मल रिएक्शन लगने लगता है. नॉर्मल रिएक्शन को मैं फ़िलहाल एन से लिखूँगा क्योंकि रेडियस जो है वो आर है. कल भी किया था क्वेश्चन इस टाइप का. अब नीचे की तरफ जो है वो क्या लग जाएगा, एम जी लग जाएगा यहाँ पे, एम जी. अब इसने एंगल बना रखा है थीटा. अब ये एंगल मेड बाय द रेडियस थ्रू द बॉल विद द वर्टिकल, तो ये ध्यान रखना, रेडियस का वर्टिकल के साथ एंगल थीटा है. इसका मतलब ये दे रखा है, रेडियस ये है, ये रेडियस है, वर्टिकल ये है, तो रेडियस का वर्टिकल के साथ एंगल थीटा है. फाइंड द एंगुलर स्पीड. अच्छा ठीक है, एंगुलर स्पीड तो निकाल देंगे, लेकिन ये किस सर्कल में घूम रही है, तो ये अपने आप में एक अलग ही सर्कल में घूम रही होती है, ये सर्कल. ठीक है, इसका जो सर्कल आया है, एक मिनट फिर से बनाता हूँ मैं, इस सर्कल में घूमेगी. अच्छा, ये जो सर्कल में घूमेगी ना, ये सर्कल की रेडियस वो नहीं होती जितनी अपन ऊपर देख रहे हैं. इस सर्कल की रेडियस कुछ अलग होती है, तो इस सर्कल की रेडियस होती है स्मॉल आर, जबकि ऊपर वाले की रेडियस यहाँ से यहाँ तक की कितनी थी, कैपिटल आर. तो ये सर्कल के अंदर बॉल घूम रही है. अब इसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, ऐसा सर्कल की रेडियस के बाहर, तो वो लगेगा सेंट्रीफ्यूगल इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर. अब ये ध्यान रखना, यहाँ पे ये जो आर है ना, ये छोटा आर है, कैपिटल आर नहीं, जबकि यहाँ से लेके यहाँ तक कौन सा है, ये कैपिटल आर है. ठीक, अब उसके बाद ये जो नॉर्मल रिएक्शन है इसके दो कंपोनेंट्स कर देंगे अपन. तो एक नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट हम ऊपर कर देंगे, और दूसरा नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट हम इस साइड कर देंगे. तो ये दो नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट कर दिया हम, एक इस साइड एक इस साइड. अच्छा, ये एंगल थीटा है तो ऑटोमेटिकली ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, और ये एंगल थीटा हो गया, तो ये नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट आ गया इधर साइड एन कॉस थीटा, और इस साइड नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट आ गया एन साइन थीटा. ठीक, ये बन गया इसका एफबीडी. अब एफबीडी बनने के बाद क्या करेंगे, उसने पूछा है कि व्हाट इज़ द एंगुलर स्पीड ओमेगा, फाइंड द एंगुलर स्पीड. क्वेश्चन यही है ना, फाइंड द एंगुलर स्पीड. तो ठीक है, निकाल देते हैं एंगुलर स्पीड उसकी. तो एंगुलर स्पीड निकाले जिससे वो बॉल गोल, जिससे वर्टिकल बाउल गोल घूम रहा है, तो ये अपने को निकालनी. तो निकाल लेते हैं भाई, थोड़ा ऊपर कर लूँ मैं इसको. अब देखें, सबसे पहले बैलेंस करो. एन कॉस थीटा किससे बैलेंस हुआ, एन कॉस थीटा किससे बैलेंस हुआ, एम जी से. हुआ कि नहीं हुआ, देखो ये एन कॉस थीटा किससे बैलेंस हुआ, एम जी से. तो मैंने क्या लिख दिया, एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी वर्टिकली, और इधर साइड एन साइन थीटा किससे बैलेंस हुआ, एफ सी से. ठीक है, ऐसे ही होगा. तो एन साइन थीटा किससे बैलेंस हुआ, एफ सी से. अब एफ सी का फॉर्मूला क्या है, तो एफ सी का फॉर्मूला है एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर. अब ये ध्यान रखना है बार बार कि आर छोटा है.
जबकि क्वेश्चन में रेडियस कैपिटल आर के टर्म्स में लाना है, क्योंकि इसने यहाँ पे दिया है कैपिटल आर, तो हमारा आंसर कैपिटल आर के टर्म्स में आना चाहिए। इसका मतलब छोटे आर को कैपिटल आर में बदलना पड़ेगा। तो बदलने के लिए हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे ये वाला ट्राइंगल कंसीडर करो, तो ये वाला ट्राइंगल कंसीडर करो, तो ये ट्राइंगल बना दिया भाई, ये ट्राइंगल कंसीडर करा। इस ट्राइंगल के अंदर ये एंगल थीटा है, तो ये थीटा है। यहाँ से यहाँ तक ये आर है, कैपिटल आर, तो ये कैपिटल आर है। यहाँ से यहाँ तक स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर। अब इसको तुम रिलेट कर सकते हो ना इसके अंदर, तो ये लगेगा साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर कौन सा भैया इसमें, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है, तो परपेंडिकुलर की जगह आर आ गया, हाइपोटेनियस की जगह एच आ गया, आर आ गया, आर। तो स्मॉल आर की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल आर साइन थीटा। स्मॉल आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, कैपिटल आर साइन थीटा। तो ये जो स्मॉल आर की वैल्यू आई है, इसको उठा के यहाँ से यहाँ रख देना कैपिटल आर साइन थीटा में। तो इससे मिलेगा एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम, आर हटाया मैंने, उसकी जगह क्या लिख दिया, आर साइन थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब देखो इसमें साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो तुमको एक क्या मिला, एन इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये तुमको एक मिला, एन इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, और एक तुमको ये मिल गया। ठीक है, अब तुम्हें बेसिकली क्या चाहिए, तुम्हें बेसिकली चाहिए ओमेगा। ये ध्यान रखना क्या चाहिए, ओमेगा चाहिए। अब मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ, ये इक्वेशन 1 है, और इसको मैंने इक्वेशन नंबर क्या बोल दी, 2। अब 1 और 2 में से मुझे n हटाना है, ठीक है। तो n हटाना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से n की वैल्यू निकाल लेता हूँ इस जगह से, और इस n की वैल्यू को इसमें पुट कर देता हूँ। एक तरीका, या दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो भी n से n कैंसिल हो जाएगा, तो डिवाइड ही कर देता हूँ, ज़्यादा आसानी से हो जाता है डिवाइड। ठीक है, तो डिवाइड कर दिया इक्वेशन नंबर किसको, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड कर दिया। तो यह लिख देता हूँ, 1 इक्वेशन को डिवाइड किया है 2 से, तो 1 है n cos थीटा विच इज इक्वल टू mg, और 2 कितनी है, n अपॉन एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब इसको डिवाइड करने से फ़ायदा क्या हुआ, n से n कैंसिल हो गया और मास से भी मास कैंसिल हो गया। अब ये आर ओमेगा स्क्वायर क्रॉस करके ऊपर ले जाओ, तो आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, जी अपॉन कॉस थीटा। तो इससे ओमेगा स्क्वायर मिल गया कितना, जी अपॉन आर कॉस थीटा। बस ओमेगा आ गया, रूट ले लो दोनों तरफ, तो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी अपॉन आर कॉस थीटा। ये सब रूट में ही है। ठीक है, ये इसकी एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। आई बात समझ में, ये क्या आ गया, एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला। तो हमको उसने पूछा था कि किस एंगुलर वेलोसिटी से घुमाएं, तो उसका आंसर आ गया जी अपॉन, अच्छा इसमें टाइम पीरियड वगैरह पूछेगा ना, तो टाइम पीरियड भी इसके अंदर लिख सकते हैं। यहाँ पे ओमेगा की जगह क्या लिख दोगे, टाइम पीरियड यदि पूछा उसने तो ओमेगा की जगह लिख सकते हैं अपन 2 पाई बाई टी विच इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी अपॉन आर कॉस थीटा। अब इसको पलटा दो तो ये हो जाएगा टी अपॉन 2 पाई, इधर साइड भी पलटा दो तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा अपॉन जी। इधर से इधर ले लो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर कॉस थीटा बाई जी। ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला तुम्हें याद है, तो अपन ने कल निकाला था, वही का वही कैलकुलेशन आज घुमा फिरा के फिर से कर दिया। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोबारा उसी टाइप का क्वेश्चन करा दिया मैंने, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें एंगुलर वेलोसिटी पूछी थी, इसमें टाइम पीरियड पूछा था। यदि टाइम पीरियड पूछा होगा तो ये फॉर्मूला आएगा। अच्छा तुम रट भी लोगे ना तो भी काम चल जाएगा। टाइम पीरियड से ही एंगुलर वेलोसिटी निकाल लेना, कैसे, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी लगा देना। अगर तुम्हें टाइम पीरियड रटा हुआ है तो इसके अंदर रख दो, इससे रखने से ये डायरेक्ट बन जाता है ये वाला। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला भी कल अपन ने याद किया था। ठीक है, तो नोट कर लें अब इसको पूरा का पूरा फिर से, और ये डायग्राम खुद बनाने की कोशिश करें ताकि रट जाए अच्छे से। चलिए पॉज का बटन दबाएं, नीचे ले रहा हूँ मैं, पॉज का बटन दबाएं और नीचे ले रहा हूँ, लिख लिया है ना। पॉज का बटन दबाओ,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ए ब्लॉक ऑफ मास m इज रिवॉल्विंग इन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन विद ए कांस्टेंट स्पीड v. If the radius of the circular path is capital R, find the contact force received by the block. क्वेश्चन ये पूछा है कि देखें, मैं इसको ये ब्लॉक ऑफ मास m, ये है ब्लॉक जिसका मास m है, रिवॉल्विंग इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये रिवॉल्व कर रहा है, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में रिवॉल्व कर रहा है इस तरीके से यूं, विद ए कांस्टेंट स्पीड v, उसकी स्पीड कितनी है v है, यूं करके ऐसे रिवॉल्व करता है। ये कट सेक्शन दिखाया गया इधर से। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज r, ये r है, और ये इससे टच करते हुए, मतलब कि ये बेसिकली एक सिलेंडर टाइप की चीज में गोल घूम रहा है, ठीक है, ये जो है वो एक सिलेंडर में गोल घूम रहा है, सिलेंडर इस तरीके का। तो ये जब सिलेंडर में गोल घूमता है तो टच होते हुए गोल घूमता, यहाँ पे टच होते हुए गोल घूमेगा ना इस तरीके से। तो यहाँ पे जमीन भी है, ठीक है, ये यहाँ नहीं है, ये बेसिकली यहाँ। तो उसने पूछा है कि भाई नॉर्मल फोर्स क्या है इस केस में, नॉर्मल फोर्स नहीं, कांटेक्ट फोर्स क्या, टोटल कांटेक्ट फोर्स क्या। तो टोटल कांटेक्ट फोर्स का मतलब क्या, तो जब अपन इसको ऊपर से देखें, टॉप व्यू, यानी यहाँ से आंख लगा के देखें, तो हमको ऐसा दिखेगा। ये पीला जो ब्लॉक है ना, ये पीला ब्लॉक है, ये ऊपर से ऐसा घूमते हुए देखा, जैसे मिक्सर को ऊपर से देखते हैं ना अपन, तो कोई सी चीज़ गोल घूमती हुई दिखाई देती है ऐसा। तो देखो, एक तो इसके ऊपर बाहर की तरफ लगेगा mv²/r, ठीक है। जब ये लगेगा mv²/r fc विच इज इक्वल टू mv²/R, तो इससे एक नॉर्मल रिएक्शन भी इसको मिलने लगेगा इस साइड में, तो इसको मिला नॉर्मल रिएक्शन 1। आई बात समझ। दूसरा, ये जमीन पे भी तो टच है, तो जमीन पे इसका लग रहा है mg, इससे इसको एक नॉर्मल रिएक्शन और मिल रहा है n2। जितनी सर्फेसेस टच होंगी ना उतने नॉर्मल रिएक्शन मिलते हैं। एक सर्फेस ये वाली नॉर्मल रिएक्शन देगी इस साइड, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल बाहर लगेगा तो इसको धक्का मिलेगा इस साइड। दूसरा, ये जमीन से टच है तो नीचे mg है, तो ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन। तो कुल मिला के इसके 2 नॉर्मल रिएक्शन होंगे। जनरली अपन एक बनाते हैं, वो क्या बनाते हैं, mg इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन, लेकिन इट इज नॉर्मल रिएक्शन 2, और बाहर की तरफ जो fc लग रहा है ना, वो इसको नॉर्मल रिएक्शन इस साइड देगा, तो इट इज नॉर्मल रिएक्शन नंबर 1। तो ये दोनों नॉर्मल रिएक्शन लिख लेते हैं। तो नॉर्मल रिएक्शन 1 इज इक्वल टू, हमने क्या बोला, fc के बराबर है, which is equal to what, mv²/R, this is 1, and normal reaction 2 which is equal to mg। अब 2 नॉर्मल रिएक्शन ही कांटेक्ट फोर्स होंगे, लेकिन उनका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। तो हमको ये पता है कि अगर कोई सी लाइन इधर है जो कि p वेक्टर रखती है और इधर साइड q वेक्टर रखती है, तो इसका रिजल्टेंट होता है √p² + q², क्योंकि इनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया। तो हम इन दोनों नॉर्मल रिएक्शंस का क्या निकाल लेंगे, रिजल्टेंट निकाल लेंगे इस वाले नॉर्मल रिएक्शन का और इसके पड़ोस वाले नॉर्मल रिएक्शन का। तो इस नॉर्मल रिएक्शन और इस नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट निकाल लो। तो रिजल्टेंट ऑफ n1 एंड n2 विच इज इक्वल टू कितना आएगा भैया, √ पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर। पहला वाला कौन है, mv²/R, दूसरा कौन है, mg। तो पहले वाले का mv²/R और दूसरे वाले का mg। अब इसमें से m कॉमन निकल के बाहर हो जाएगा, रूट से भी बाहर हो जाएगा। तो m कॉमन निकल के रूट से भी बाहर हो गया, तो अंडर रूट में क्या बचा, mv⁴ बचा अपॉन r का स्क्वायर बचा, प्लस यहाँ पे क्या बचा, g² बचा। ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। इट इज द रिजल्टेंट नॉर्मल, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। लिख लीजिए, कॉस का बटन बताएं, लिख लें, नीचे ले रहा हूं, कॉस का बटन दबाएं, लिख लें, और नीचे ले रहा हूं, कॉस का बटन दबाएं, लिख लें।
हो गया ना। चलिए एक नया क्वेश्चन आ गया। A block of mass m is kept on a edge of a horizontal turntable of radius r, which is rotating with constant angular velocity omega along with the block about its axis. If the coefficient of friction is mu, find the frictional force between the block and the table. अब देखें ये क्वेश्चन, पहले मैं डायग्राम बनाऊं इसका, ठीक है। तो डायग्राम बनाएं इसका। तो क्वेश्चन ये है कि एक हॉरिजॉन्टल टर्न टेबल है। टर्न टेबल का मतलब जो टेबल गोल घूमती है, तो ये हॉरिजॉन्टल टर्न टेबल है, ठीक है। ये इस एक्सिस के ऊपर गोल घूमती है। अब इसके ऊपर क्या हुआ, एक ब्लॉक रखा हुआ। तो ये टर्न टेबल जो है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर गोल घूमती है। ये इस तरीके की टर्न टेबल है, ठीक। आई बात समझ में। तो ये टर्न टेबल क्या करती है, गोल घूमती है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। क्या यहाँ पे लिखा है ना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है इसका, तो ये म्यू है, और ये कितना दे रखा, ओमेगा। तो ये टर्न टेबल क्या हो रही है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से गोल घूम रही है। यहाँ तक समझ में आई बात। इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, तो इसके ऊपर एक ब्लॉक रख दे, यहाँ पे ये ब्लॉक रख दिया इसके ऊपर, ठीक। अब जो ब्लॉक रखा हुआ है तो बिल्कुल एज पे, कॉर्नर पे रखा हुआ है, तो इसने यहाँ बोल दिया है कि इसकी रेडियस है कैपिटल आर, ठीक है। और जो सरफेस है वो स्मूथ नहीं है, तो उसके अंदर जो फ्रिक्शन है वो कितना है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। अब पूछा उसने कि व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स। क्या पूछा है, व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स। अब फ्रिक्शनल फोर्स का हमारे पास जो फॉर्मूला अवेलेबल है तो वो है फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू आर। और चूंकि यहाँ नीचे की तरफ इसका mg लग रहा होगा, तो ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन n होगा, जो कि नॉर्मल रिएक्शन है, इसको n से लिख देते हैं अभी फिलहाल। तो हमने क्या बोला कि फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू mg होना चाहिए, ये फ्रिक्शनल फोर्स होना चाहिए। लेकिन क्या यही फ्रिक्शनल फोर्स है, तो उसके लिए देखें कि इसके ऊपर एक फोर्स इस साइड लग रहा होगा जो कि सेंट्रीफ्यूगल होगा, Fc। अब जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, सेंट्रीफ्यूगल, ये किस फ्रेम से देखते हैं अपन, जब अपन इसी पे चढ़ के देखते हैं, ठीक है। तो हमको बाहर की तरफ फोर्स लगता है, अदरवाइज अंदर की तरफ लगेगा सेंट्रीपिटल। तो यहाँ से देखने पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लिख रहा है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो फॉर्मूला हमारे पास है वो है m r ओमेगा स्क्वायर, जो कि इस ब्लॉक पे लग रहा है, क्योंकि ब्लॉक r रेडियस पे बैठा है। अगर कम रेडियस पे बैठा होता, यहाँ कहीं बैठा होता, तो इतनी ही रेडियस का फोर्स लग रहा होता उसको। तो इसका मतलब जो लोग जितनी ज़्यादा दूरी पे बैठे हैं उनके ऊपर उतना ज़्यादा फोर्स है इस टर्न टेबल पे, क्योंकि ओमेगा तो कांस्टेंट है, तो आर बढ़ने से Fc बढ़ गया। तो जितना ज़्यादा दूर बैठे होंगे उतना ज़्यादा फोर्स लगता है। ये वाले पे कम लगेगा, इस पे और ज़्यादा, इस पे और ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा तो कॉर्नर वाले पे ही लग रहा है, इस ब्लॉक पे। तो इस ब्लॉक के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, Fc किधर की तरफ लग रहा है, बाहर की तरफ। अब जब ये बाहर की तरफ लगने की कोशिश करेगा इस ब्लॉक पे, तो ब्लॉक का क्या है, फ्रिक्शन एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ये Fc लगेगा ना, तो फ्रिक्शन क्या है, नीचे इस साइड एक्टिवेट हो जाएगा। अब जब फ्रिक्शन एक्टिवेट हो जाएगा तो इनकी आपस में लड़ाई चलेगी, Fc की सेंट्रीफ्यूगल की फ्रिक्शन से। लेकिन अगर हमारा सेंट्रीफ्यूगल इसकी मैक्सिमम वैल्यू से कम हुआ, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, अगर हमारा सेंट्रीफ्यूगल इसकी मैक्सिमम वैल्यू से कम हुआ तो फ्रिक्शन अपनी पूरी की पूरी वैल्यू थोड़ी खर्च कर देगा, वो इतनी करेगा जितनी सेंट्रीफ्यूगल ने लगाई। और अगर ये इसके बराबर हो गया तो ये पूरी खर्च कर देगा, और अगर ये बहुत ज़्यादा हो गया, बाहर वाला बहुत ज़्यादा हो गया, तो फिर ये इतनी लगा सकता है, तो ये इतनी लगाएगा। इसका मतलब या तो फ्रिक्शनल फोर्स म्यू mg से कम है या फिर म्यू mg के बराबर है। तो जब अपने को पता नहीं पड़े तो उस केस में अपन क्या करेंगे कि यहाँ पे क्या बोला है इसने कि कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से चल रहा है, तो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर ही होगा, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर ही होगा यहाँ, अगर ब्लॉक आगे की तरफ गया नहीं है। आगे की तरफ नहीं गया है तो आंसर F इक्वल टू म्यू mg नहीं लिख सकते, क्योंकि ये एडजस्ट हो गया होगा, ये मैक्सिमम है। तो उस केस में सही आंसर क्या लिखा जाएगा, F इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर। तो या हम बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर एंड फ्रिक्शन विल एडजस्ट अप टू दिस वैल्यू। फ्रिक्शन विल एडजस्ट अप टू दिस वैल्यू, ठीक। तो एम आर ओमेगा स्क्वायर जो है यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स से कम है,
फ्रिक्शनल फोर्स यानी मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स से कम है, इसलिए हमारा आंसर एडजस्ट करने के बाद क्या लिखेगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब मान लो कि एम आर ओमेगा स्क्वायर ज़्यादा हो गया तो फिर उस केस में तो नेट फोर्स आएगा, लेकिन फिलहाल रुका हुआ इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाएगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर ही हो जाएगा। ये लिखना ठीक नहीं है क्योंकि ये मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स। समझ में आई बात तुमको? चलिए लिख लीजिए इसको, क्वेश्चन को, पॉज का बटन दबाएं, लिख लें, नीचे ले रहा हूं मैं, पॉज का बटन दबाएं, लिख लें। चलिए अब इसके आगे एक और टॉपिक स्टार्ट करना है। तो जैसे मान लें कि तुम कभी कार से या बाइक से किसी कॉन्वेक्स ब्रिज पे से गुजरे हो, ब्रिज होता है, या फिर मान लो कि स्पीड ब्रेकर पे से निकले हो, तो दोनों ही केसेस में ऐसे जाएगी कार, यूं करके इस तरीके से। तो कार जब ऐसे जाएगी तो उसके ऊपर एक फोर्स लगने लगेगा जो कि होगा सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ, और जब ये बाहर की तरफ फोर्स लगेगा तो इसका जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो n इज इक्वल टू एम जी न रहते हुए कुछ और हो जाएगा। और जब n इक्वल टू एम जी नहीं रहेगा तो हमसे पूछा जाएगा कितना नॉर्मल रिएक्शन है, और जो नॉर्मल रिएक्शन है वही हमको फील होगा। ठीक है, हमको जो फील होती है वो चीज़ क्या होती है, नॉर्मल रिएक्शन होती है। तो उस केस में कुछ अजीब सा लगता है, कभी कभी ऐसा कुछ अचानक से आ जाता है ना, कार से आ रहे हैं और ऐसा अचानक से आ गया, जब नीचे उतर रहा होता है तो पेट में कुछ अजीब सी फीलिंग आती है। तो बेसिकली वो क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन कम हो रहा होता है। ऐसे कैसे कॉन्केव ब्रिज है, ऐसे मतलब कि गड्ढा आ गया यूं करके, यूं, तो भी कार इसमें से यूं निकलेगी तो एक नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा लगने लगेगा, मतलब हमको जो ऐसा लगेगा वेट बढ़ गया। ठीक है, तो वो दोनों केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अपने को करने हैं अभी, तो वो करते हैं पहले अपन। ठीक है, चलिए देखें क्या केसेस बता रहा हूं मैं नॉर्मल रिएक्शंस के। ये आ गया क्वेश्चन लिखा हुआ। क्वेश्चन देखें, यहाँ पे लिखा है कार ऑफ मास m इज मूविंग ओवर ए कॉन्वेक्स ब्रिज ऑफ रेडियस स्मॉल r, फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग ऑन द कार व्हेन इट इज एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ब्रिज। जब कार हाईएस्ट पॉइंट पे ब्रिज की होगी तो उसका नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, ऐसा अपने को बताना। ठीक है, तो अब देखें, सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे अपन इसका। एक कॉन्वेक्स ब्रिज पे कार यदि जाएगी तो कैसी उसका शेप बनेगा। तो मान लो कि ये ब्रिज है। अब ये जो ब्रिज है इसके अंदर कॉन्वेक्स जो ब्रिज है वो ये है इतना हिस्सा सिर्फ, कई बात समझो। कॉन्वेक्स ब्रिज मतलब ये सिर्फ लाल लाल वाला हिस्सा, वो पीछे का जो काला हिस्सा है वो नहीं है, नीचे का। तो दिस इज अ कॉन्वेक्स ब्रिज। अब इस कॉन्वेक्स ब्रिज के ऊपर से कार जाती है, तो यहाँ पे अपन कार रख देते हैं, हाईएस्ट पॉइंट पे ये कार रख देते हैं। ठीक है, ये जो कॉन्वेक्स ब्रिज है सिर्फ इतना है, यहाँ से चालू हो रहा है ये, और यूं करके कार ऐसे ऊपर चली गई। ठीक है, जरूरी नहीं है कि उसको पूरा सर्कुलर हो या सेमी सर्कुलर हो, हाफ सर्कल भी होगा तो भी कॉन्वेक्स ब्रिज ही कहलाएगा। जैसे यहाँ से भी बनाओगे ना रोड, और यूं करके सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा ही चला दोगे तो भी ये कॉन्वेक्स ब्रिज ही कहलाएगा। इसका मतलब यहाँ से चला, यूं करके यूं आ गया, तो भी रेडियस तो होगी उसकी कुछ ना कुछ, जो सर्कल में वो चल रहा है। ठीक है, तो जिस सर्कल में चल रहा है उसकी रेडियस होगी। तो ये वाला जो हिस्सा है इसकी रेडियस मान लेते हैं कि यहाँ से इस सेंटर से इसकी रेडियस है r। ठीक है, और कॉन्वेक्स ब्रिज कितना बनाया उसने, तो उसने सिर्फ कॉन्वेक्स ब्रिज यहाँ से यूं बनाया और यहाँ से यूं रोड निकल गई। ठीक है, ये इतनी रोड निकल गई, इसी को उसने बोल दिया कि ये कॉन्वेक्स ब्रिज है। नीचे का हिस्सा है ही नहीं, ऐसा मान लो, ये वाला हिस्सा है ही नहीं, इधर वाला भी। ठीक, अब ये कॉन्वेक्स ब्रिज बन गया, तो बताओ इस पर नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा। ठीक है, ये कॉन्वेक्स ब्रिज जो बना, ये कार ऐसे गई। मैं इसके लिए ऐसा बना के मिटाया इसलिए क्योंकि किसी को लगता है कि इसकी रेडियस किधर होगी, रेडियस कहीं ना कहीं तो सर्कल कंप्लीट कर रहा होगा ना, तो उसकी रेडियस होगी। अब इस रास्ते पे वो गया, तो अब देखें, सबसे पहले तो उसका वेट लगेगा नीचे की तरफ mg, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें। ऊपर की तरफ लगेगा नॉर्मल रिएक्शन है, लेकिन अब एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी ऊपर लगने लगेगा ना, c विच इज इक्वल टू क्या, mv स्क्वायर अपॉन r, और r उसकी रेडियस। तो अब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी इस कार के ऊपर लगने लग गया। तो कार के ऊपर कितने हो गए टोटल, एक हो गया mg, नीचे वो लगता ही था, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगता ही था, एक सेंट्रीफ्यूगल और बाहर की तरफ लगने लगा।
तो जब ऐसा हो गया तो ये बैलेंस स्थिति में है, तो बैलेंस स्थिति में तो हमने क्या बोला, सेंट्रीफ्यूगल में जब नॉर्मल रिएक्शन ऐड होगा तो mg के बराबर होगा। अब fc की जगह मैंने क्या लिख दिया, mv² प्लस नॉर्मल रिएक्शन विच इज इक्वल टू mg। मुझे नॉर्मल रिएक्शन चाहिए, तो नॉर्मल रिएक्शन कितना हो गया, mg माइनस mv²/r। ये नॉर्मल रिएक्शन आ गया। और नॉर्मल रिएक्शन जो आया है वो वेट में से कुछ माइनस होके आया है। देखो वेट तो इतना होता है, इसमें से भी कुछ माइनस हो गया, इसका मतलब इस व्यक्ति को अपना वेट कम महसूस होगा। ठीक है, वेट कम महसूस होगा, जैसे कि लिफ्ट में होता नीचे आते वक्त। ठीक है, तो इसको वेट कम महसूस होगा, तो ये इसका एपरेंट वेट होगा, एपरेंट वेट। तो वास्तविकता में वेट कितना, वास्तविकता में तो mg है, लेकिन उसमें से कुछ कम हो गया तो इसको हल्का फीलिंग आएगी, और इसीलिए कुछ अजीब सी फीलिंग आएगी जब अपन कॉन्वेक्स इसके ऊपर गाड़ी चलाएंगे। जैसे ये कॉन्वेक्स ब्रिज है तो इसके ऊपर जैसे ही यहाँ गाड़ी चलाएंगे यहाँ कुछ अजीब सी फीलिंग आती है। ठीक है, तो ये समझ में आया क्यों आती है, तो लिख लीजिए इसको, नोट कर लें पूरे क्वेश्चन को जब तक मैं इसमें कुछ कलाकारी कर दूँ। ठीक है, अरे बार बार मिट क्यों जाता, रोड ही गायब हो जाती है, चलाएंगे कैसे गाड़ी आगे, अरे फिर रोड गायब हो गई भाई। चलो हो गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आगे बढ़ रहे हैं। एक कार एम मूव्स ऑन ए कॉनकेव ब्रिज, मतलब वही का वही क्वेश्चन है, बस अंतर ये हो गया कि कॉन्वेक्स की ब्रिज की जगह कॉनकेव ब्रिज आ गया। अब मैं कॉनकेव ब्रिज डायरेक्ट बना देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ से यूं करके ऐसे चले, फिर उसके बाद ये यहाँ से ये रोड वापस कंटिन्यू हो गई, लेकिन बीच में कॉनकेव ब्रिज आ गया। कॉनकेव ब्रिज जो है वो ऐसा होगा। अब जो कॉनकेव ब्रिज आया है उसकी कुछ ना कुछ रेडियस होगी और उस पर से कार जाएगी। ठीक है, अब ये कार जो है वो यहाँ पे बना देते हैं अपन, ये कार जा रही है बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पे, क्योंकि उसने पूछा है कि जब लोएस्ट पॉइंट पे हो तब क्या होता, तो ये लोएस्ट पॉइंट पे कार बना दी। अब ये कार आ गई, अब कार आ गई तो इसका कुछ ना कुछ वेट होगा कार का, तो कार का वेट नीचे की तरफ लगा दिया मैंने mg। ठीक, अब जिधर वेट होगा उसके अपोजिट ही रिएक्शन होगा, तो ये रिएक्शन ऊपर लगा दिया, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। इसको n से लिख देता हूँ मैं, तो नॉर्मल रिएक्शन। अब बताओ सेंट्रीफ्यूगल किधर लगाऊं, तो सेंट्रीफ्यूगल हमेशा सेंटर से अवे लगता है ना, तो ये सेंटर तो इसका ये होगा सेंटर, तो सेंटर से अवे लगेगा, इसका मतलब सेंट्रीफ्यूगल इधर साइड लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब ये सब बैलेंस हुए, ठीक है ना, ये सब सिस्टम क्या है, बैलेंस है। तो जब कार यहाँ से चली, जब यहाँ पहुंची तो बिल्कुल लास्ट वाला जो पॉइंट था नीचे वाला, उसके ऊपर एक फोर्स नीचे लगा, ये इधर लगा और एक ऊपर की तरफ लगा, फिर वापस यहाँ से वापस चली गई। तो अब बताओ बैलेंस पोजीशन में सेंटर पे क्या क्या लगा दूं, तो नॉर्मल रिएक्शन को मैं कर देता हूँ mg प्लस fc के बराबर। तो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg प्लस fc। fc का फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r। ये उसका नॉर्मल रिएक्शन आएगा, उसने पूछा था। अब होता क्या है कि नॉर्मल रिएक्शन वेट के बराबर आता है जनरली, लेकिन यहाँ वेट से कुछ ज़्यादा आधा mv²/r और ऐड हो गया। इसका मतलब जो पर्सन है उसको अपना वेट ज़्यादा महसूस होगा। ठीक है, वेट ज़्यादा महसूस होगा। एक बार ये पूछा था कि मैक्सिमम कहाँ वेट महसूस होगा, तो मैक्सिमम वेट यहाँ महसूस होता है और मिनिमम वेट कहाँ महसूस होता है, तो कॉनकेव ब्रिज में ऊपर की तरफ होता है। तो ऊपर सबसे कम, क्योंकि बाहर धक्का लग रहा होता है, वेट नीचे लग रहा होता है, उसके अपोजिट यहाँ वेट के साथ ही लग गया, ये वेट के डायरेक्शन में ही लग गया है, वेट के डायरेक्शन में ही फ्यूगल लग गया, तो उसने वेट को बढ़ा दिया, तो यहाँ पे उसको ज़्यादा वेट महसूस होगा। मैक्सिमम नॉर्मल रिएक्शन का केस है ये। ठीक है, मैक्सिमम नॉर्मल रिएक्शन, इस केस में मैक्सिमम नॉर्मल रिएक्शन होगा। और जब अपन ऊपर वाले केस पढ़ेंगे तो उसके अंदर मिनिमम नॉर्मल रिएक्शन होगा, ये वाले में। तो ये जो कॉन्वेक्स वाला पढ़ा था ना अपन ने, ये वाला मिनिमम नॉर्मल रिएक्शन का केस है, मिनिमम नॉर्मल रिएक्शन। ठीक, तो ये एक मैक्सिमम नॉर्मल रिएक्शन, एक मिनिमम नॉर्मल रिएक्शन। तो लिख लें इसको, ये वाला तो लिख लिया है तुमने, नीचे वाला और लिख लें, ये वाला क्वेश्चन कर लें, पॉज का बटन दबाएं, लिख लें।
नीचे ले रहा हूँ मैं। हाँ, माउस का बटन दबाएं, आराम से लिख लें। चलो अब एक थोड़ा कठिन क्वेश्चन आया है। इफ द सिस्टम शोन इन द फिगर इज रोटेटेड विथ ए हॉरिजॉन्टल सर्कल विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है ये, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा टू स्टार्ट रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू ब्लॉक्स, tension in the string connecting M1 and M2 when slipping just starts between the blocks, the coefficient of friction between the two masses is 0.1 and there is no friction between M2 and ground, the dimension of the masses can be neglected। ठीक है, और उसका मास 1 10 किलो का है, मास 2 5 किलो का है, और ये R जो है वो 10 मीटर का है। तो बेसिकली पहले तो मैं क्वेश्चन का डायग्राम बनाऊँ तुम्हारे, फिर तुम समझ पाओगे कि ये दो चैप्टर्स को मिक्स कर दिया, न्यूटन्स लॉ और सर्कुलर मोशन को और फ्रिक्शन को, फिर ये क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं इसका। ऊपर कर रहा हूँ, फिर बाद में बना लेना, तुम लिख लेना। ये एक पुली बनाइए सबसे पहले, तो ये पुली है। ठीक है, और ये जो पुली है इसके ऊपर दो मासेस लगे हुए हैं। ठीक, एक ब्लॉक लगा ऐसे और उसी के ऊपर दूसरा ब्लॉक लगा ऐसा, और ये ब्लॉक के डायमेंशंस निग्लिजिबल है। ठीक है, इसलिए समझ सोचना कि ब्लॉक बड़े बड़े, बिल्कुल ही छोटे छोटे ब्लॉक, और ये यहाँ से पुली बंधी हुई है और इस जगह पे इस तरीके का कोई प्लेटफॉर्म है। और है ये जमीन पे, इसका मतलब ये प्लेटफॉर्म मुझे यहाँ से मिटा के ज़मीन पे बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले मैं ज़मीन बना लेता हूँ, ये ज़मीन, और फिर इसके बाद ये इस तरीके का है। और ये जो सिस्टम है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला, ये पूरा सिस्टम खुद घूम रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। अब ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से यदि ये घूमेगा तो इसका मास नीचे वाले का m2 है, इसके और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन नहीं है, नो फ्रिक्शन। लेकिन जो m1 है और इसके बीच में फ्रिक्शन है, उसका जो म्यू है वो है 0.1। ठीक है, इसके बीच में फ्रिक्शन है, इसका म्यू कितना है 0.1। तो ये मैं लिख नहीं रहा क्योंकि जगह नहीं छोड़ना चाहता हूँ मैं, इनके बीच में म्यू यहाँ लिख देता हूँ, म्यू इक्वल टू 0.1 फ्रिक्शन है मौजूद। क्वेश्चन ये पूछा है, अब तुमको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। वो क्वेश्चन ये पूछा है कि इस सिस्टम की ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी जो है वो ओमेगा कितनी करें मिनिमम। ठीक है, मिनिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा टू स्टार्ट रिलेटिव मोशन, इसका मतलब जिससे ये एक दूसरे पे स्लिप मारने लगे। टू स्टार्ट रिलेटिव मोशन का मतलब क्या, अभी रुके हुए हैं, लेकिन ये क्या करें, एक दूसरे पे स्लिप मारने लगे, इसका मतलब ये चलने लग जाए, ये इधर चल दे, ये इधर चल दे, इस टाइप का। अब उसके बाद उसने टेंशन भी पूछी है, तो वो तो अपन कर लेंगे बाद में। क्या क्या चीज़ें दे रखी है उसको थोड़ा अंडरलाइन कर दूं मैं। 0.1 दे रखा है। रेडियस, अच्छा रेडियस जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक मानी जाएगी। कहाँ से कहाँ तक मानी जाएगी, इस जगह से लेके इस जगह तक। अब तुम बोलोगे ब्लॉक के सेंटर से माने क्या, तो ब्लॉक तो छोटे साइज का है ना, तो उसका मतलब ही नहीं है उसके अंदर रेडियस। ये तो इतने से पॉइंट साइज है, तुम्हें दिखाने के लिए बनाया गया। तो ये भी पॉइंट साइज है, ये भी पॉइंट साइज है, तो दोनों का मिला के आर, दोनों का डिस्टेंस सेम है आर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक घूमने वाले जगह का डिस्टेंस। अब ये बताएं, और ये भी निग्लिजिबल डिस्टेंस है। ठीक है, यहीं से ले सकते हो पूरा का पूरा आर, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेना पड़ता है हमको, तो इसको मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ये निग्लिजिबल डिस्टेंस है। अब बताओ कैसे करूँ मैं सॉल्व इसको। तो देखो, सबसे पहली चीज़ ये, जब गोल गोल घूमेगा ना तो इसमें ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस लगेंगे। तो सबसे पहले इसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, इधर पक्की बात है लगेगा इधर, किसी कोई डाउट तो नहीं है कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर क्यों लगेगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर लगा, इसका नाम दे दिया मैंने FC। अब इसके ऊपर टेंशन आएगा इधर साइड, तो ये आ गया टेंशन। अब ये जाने की कोशिश करेगा इस साइड, तो फ्रिक्शन इसको रोकने की कोशिश करेगा इस साइड। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो इसके ऊपर लगेगा
वो इस साइड लग गया फ्रिक्शनल फोर्स। ये कौन से ब्लॉक पे, 1 की बात कर रहा हूँ मैं, फ्रिक्शनल फोर्स। जब 1 पे इधर लगेगा तो ऑब्वियसली 2 पे पीछे लगेगा उसके, क्योंकि वो तो अपोजिट लगता है फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग गया पीछे। उसके बाद क्या होगा कि ये जब ब्लॉक इधर साइड खींचने की कोशिश करेगा तो ये रस्सी खींच लेगा, और जब रस्सी खींच लेगा तो ये रस्सी जब इधर साइड खींचेगी तो ये ब्लॉक इधर चल देगा। आ रही बात समझ में? फिर से सोचो, ये वाले पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा, इसने इधर खींचा, इसने रस्सी खींच दी। रस्सी चूंकि यहाँ से यूं बंधी हुई है तो रस्सी जब इधर खींची तो ये ब्लॉक भी खींच गया इधर साइड, तो ब्लॉक की इसकी टेंडेंसी हो जाएगी इधर जाने की। ठीक है, तो इधर साइड टेंशन तो है ही, लेकिन इसकी टेंडेंसी इधर जाने की है। पर इसके ऊपर भी तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा इस साइड, तो उसका नाम होगा एफसी। ठीक है, इट इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन 2 एंड इट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन 1। टेंशन दोनों में एक जैसा, क्योंकि टेंशन एक वायर में एक ही रहता है। फ्रिक्शन इसके अंदर इस साइड लग रहा है, फ्रिक्शन इसमें इस साइड लग रहा है, और सब सिस्टम रुका हुआ है। क्यों? क्योंकि अपन ने बोला है कि अभी रिलेटिव मोशन नहीं हुआ। ठीक, अब इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी इसकी, तो इक्वेशंस बनाएंगे। इक्वेशन फॉर ब्लॉक 1, ऊपर वाले के लिए इक्वेशन बना लो। तो ऊपर वाले का अगर अपन एफबीडी देखें तो ऊपर वाले पे इधर साइड क्या लग रहा है, एफसी सेंट्रीफ्यूगल, जो कि होगा m1 mr ओमेगा स्क्वायर। दूसरा इसके ऊपर टेंशन लग रहा है इस साइड, दूसरा इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है इस साइड। फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला, फ्रिक्शनल फोर्स 1 इज इक्वल टू म्यू r1 एंड फ्रिक्शनल फोर्स 1 इज इक्वल टू म्यू r1 की जगह m1g। ये फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। तो क्या क्या लग गया भाई, फ्रिक्शनल लग गया, टेंशन लग गया, सेंट्रीफ्यूगल लग गया। कौन से ब्लॉक पे लगा है? सब m1। अब क्या होगा कि ये स्टेबल है। हरी बात समझ में? स्टेबल है इसका मतलब अभी रिलेटिव मोशन थोड़ी हुआ इनके बीच में। पूछ रहा है कि मैक्सिमम क्या हो सकता है, तो मैक्सिमम स्टेट ये हो सकती है रिलेटिव मोशन की। उसके बाद क्या होगा कि अगर तुम और तेज गोल गोल घुमाओगे तो ये बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा, तो ये चल देगा इधर। ये जब इधर चल देगा तो इधर से जो रस्सी बंधी हुई है वो इस वाले ब्लॉक को इधर खींच लेगी, तो रिलेटिव मोशन हो जाएगा ना। तो अभी नहीं हो रहा, इसका मतलब बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड है तो इस सिचुएशन में टेंशन प्लस म्यू m1g फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू m1r ओमेगा स्क्वायर होगा। ठीक है, क्या लिखा मैंने? टेंशन प्लस फ्रिक्शनल फोर्स 1, ये दोनों इस साइड लग रहे हैं ना, टेंशन भी इस साइड, फ्रिक्शनल फोर्स भी इस साइड, तो ये दोनों ऐड कर दिए और इक्वल टू एफसी कर दिया। तो इक्वल टू एफसी कर दिया, तो एफसी इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। इक्वेशन 1 करके छोड़ दो। अब नीचे वाले के लिए इक्वेशन बनाएंगे, नीचे वाले ब्लॉक के लिए। तो नीचे वाले ब्लॉक के लिए एफबीडी देखें क्या बनेगा। तो नीचे वाले का एफबीडी बनाओगे तो ये ब्लॉक हो गया m2, इसके ऊपर एफसी बाहर लगेगा विच इज इक्वल टू m2r ओमेगा स्क्वायर। दूसरा टेंशन इस साइड लगी रहा है। दूसरी चीज फ्रिक्शनल फोर्स इसमें इस साइड है, ये फ्रिक्शनल फोर्स है विच इज इक्वल टू म्यू आर, और म्यू आर इज इक्वल टू म्यू m1g, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स तो ऊपर वाले जितना ही है, नीचे तो है ही नहीं फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? ऊपर वाले जितना ही है। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स है यहाँ पे, यही फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे भी है। एक्शन रिएक्शन पेयर है, वो तो बराबर ही होंगे फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक, अब इस केस में टेंशन इधर और ये दोनों इधर, तो इक्वेशन क्या बनेगी? टेंशन इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स प्लस एफसी। तो इसकी वैल्यू डालें तो टेंशन इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स की जगह क्या लिख दूं मैं? टेंशन इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स की जगह लिख दूं म्यू m1g, प्लस सेंट्रीफ्यूगल की जगह क्या लिख दूं? m2r ओमेगा स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सारी बात समझ में यहाँ तक? तो ये कौन सी बन गई? इक्वेशन नंबर 2 बन गई, और एक कौन सी बनी? इक्वेशन नंबर 1 बनी। अब देखो हमें निकालना है ओमेगा। क्या निकालना है? ओमेगा निकालना। ओमेगा निकालना है तो टेंशन किसी काम का नहीं है, तो टेंशन की वैल्यू निकाल के यहां से इसमें रख देते हैं, टेंशन हट ही जाएगा। तो रख रहा हूं मैं, पुट वैल्यू ऑफ टेंशन T in 1 फ्रॉम 2 रख दो भाई। तो टेंशन की जगह लिख दिया मैंने म्यू m1g प्लस m2r ओमेगा स्क्वायर विच इज इक्वल टू
विच इज इक्वल टू, नहीं प्लस है, ठीक है। ऊपर वाली इक्वेशन क्या थी, टेंशन प्लस म्यू m1g इज इक्वल टू m1r ओमेगा स्क्वायर, ये थी ना 1, तो इसमें टेंशन की जगह रख दिया, अभी प्लस करके ये लिखना है म्यू m1g विच इज इक्वल टू m1r ओमेगा स्क्वायर। मुझे ओमेगा चाहिए, तो ओमेगा एक इधर आ रहा है और एक ओमेगा इधर आ रहा है, इनको एक तरफ ले ले, बचाओ सब एक तरफ ले लो, तो m2r ओमेगा स्क्वायर एक तरफ और माइनस m1r ओमेगा स्क्वायर इस तरफ। अब ये वाले उधर जाएंगे तो ये वाला भी उधर जाएगा, ये भी उधर जाएगा, तो इट विल बी माइनस म्यू m1g और एक और माइनस म्यू m1g, ठीक। अच्छा, इसमें से क्या करो कि r ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा m2 माइनस m1 और ये माइनस म्यू m1g माइनस म्यू m1g माइनस 2 म्यू m1g, इसमें से m1 माइनस कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा r ओमेगा स्क्वायर, माइनस बाहर लिया तो ये हो जाएगा m1 माइनस m2 विच इज इक्वल टू माइनस 2 म्यू m1g। इससे फ़ायदा क्या हुआ कि ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, बस ओमेगा स्क्वायर चाहिए, वो आ गया है, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 म्यू m1g अपॉन, बचा हुआ क्या, ओमेगा स्क्वायर छोड़ के यहाँ पे बचा क्या है, r बचा और ये बचा, तो अपॉन में r m1 माइनस m2, ये हमारा फॉर्मूला बना ओमेगा का। उसका रूट ले लेंगे, ठीक है, ये क्या है, बेसिकली ओमेगा स्क्वायर है, तो अगर इसका रूट ले लोगे तो तुम्हारा ओमेगा आ जाएगा, तो यही मैं रूट में ये आंसर लिख देना उसको, ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर, इसका रूट ले लेना बस। तो क्या पूछा था उसने, कितना मैक्सिमम हो सकता है ओमेगा। अच्छा, अब क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, तो उसने m1 दे रखा है, m2 दे रखा है, r दे रखा है, मासेस का फ्रिक्शन दे रखा है, तो ये सब वैल्यूज इसके अंदर डालोगे, m1 दे रखा है, m2 दे रखा है, r दे रखा है, म्यू रखा है, तो उससे ओमेगा निकल आएगा। तो पुट कर देते हैं वैल्यूज, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 म्यू m1g अपॉन r m1 माइनस m2 का रूट हो गया। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दो, म्यू इज इक्वल टू 0.1 दे रखा, ठीक है ना, वैल्यूज जो हैं वो पुट कर दो, 0.1 दे रखा है म्यू, m1 10 m2 5 और रेडियस 10, m1 10 m2 5, m1 10 m2 5 और रेडियस भी दे रखी है, रेडियस मेरे ख्याल से 10 दी हुई है, रेडियस 10 बस, और तो कुछ दिया नहीं है, तो पुट कर दो बस इसको, रेडियस जो है वो 10 पुट कर रहा हूँ मैं ओमेगा में, तो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू म्यू, म्यू 0.1 इंटू m1 10 इंटू जी की वैल्यू 10 अपॉन r की जगह 10, m1 माइनस m2, m1 10 m2 5, ये हो गया, तो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये 10 से 10 कैंसिल, ये पॉइंट हटेगा, नीचे 10 आएगा, तो ये 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएंगे, अब ऊपर आ गया 2 और नीचे आ गया 5, तो ये 2/5 ये आएगा ओमेगा का फॉर्म आंसर। 2/5 यूनिट आती है इसकी रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, काफ़ी लंबा चला गया है क्वेश्चन, कठिन था। नोट कर लें इसको, ऊपर ले रहा हूँ मैं, ऊपर से नोट करना चालू करें। अभी एक क्वेश्चन और बचा है इसके अंदर, ठीक है, चलो इसको नोट कर लो, ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं। टेंशन पूछा स्ट्रिंग में, टेंशन पूछा है, तो टेंशन के लिए यहाँ से कोई सा भी फॉर्मूला ले लेना, ये जैसे ये टेंशन है, तो तुम्हें ये सब तो पता पड़ ही गया ना, ओमेगा की वैल्यू पता पड़ गई, सब पता पड़ गया, तो टेंशन निकल जाएगा इस इक्वेशन से, तो इक्वेशन 1 या 2 में ओमेगा डाल देने से टेंशन आ जाता, ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ नंबर डालने रहेगा। चलिए पॉज दबाइए, नीचे ले रहा हूँ मैं, दबाएं पॉज, और नीचे ले रहा हूँ, दबा दें पॉज, क्लियर हो गया ये। तो अब सेकंड वाला जो है वो आप अपने आप कर लेना, उसके अंदर वैल्यू डाल देना, तो उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, टेंशन की, ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे ना आप टेंशन की वैल्यू, ठीक है, ओमेगा की वैल्यू डाल दो, टेंशन आ जाएगा। चलो वो भी कर ही देते हैं हाथ के हाथ ही,
ओमेगा की वैल्यू काय में डाल दूं, कोई सी भी एक इक्वेशन ले लो, ये वाली ले लो, t इक्वल टू म्यू m1g प्लस m2r ओमेगा स्क्वायर। यहीं कर देता हूँ साइड में ही सॉल्व, ठीक है, इधर ही कर देता हूँ। देखो टेंशन टेंशन इज इक्वल टू म्यू m1g प्लस m2r ओमेगा स्क्वायर। तो टेंशन इज इक्वल टू क्या हुआ, म्यू की जगह आ जाएगा 0.1, m1 की वैल्यू बोलो, m1 ऊपर वाला था, m1 10 किलो का था कि 5 किलो का था, ऊपर वाला m1 10 किलो का था, तो 10 किलो डाल देंगे यहाँ पे, g की वैल्यू 10 होती है, प्लस m2 5 किलो का था, रेडियस 10 की थी, और ओमेगा का स्क्वायर, तो ओमेगा तुमने निकाला था, ओमेगा का स्क्वायर 2/5 आएगा, ठीक है, तो ओमेगा का स्क्वायर यहाँ डाल देते हैं, ये 2/5 आएगा, दिख रहा है ना बारीक बारीक। चलो तो टेंशन इज इक्वल टू, ये दो बचे 10 हो गया, प्लस ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 × 10 हो गया 20, तो इसका आंसर आएगा टेंशन इक्वल टू 30 न्यूटन। ठीक है, तुम कर सकते हो आराम से कैलकुलेशन, 30 न्यूटन इसका आंसर आएगा टेंशन। ठीक है, टेंशन नहीं लेना, टेंशन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अब ये नोट कर लो, और हम अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। यहाँ तक जो है वो आप लोगों को नोट कर लेना है, अपना चेहरा उठा के साइड में कर लूँ। ठीक है, अगली क्लास में मिलता है, सी यू।